हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज डिफरेंट एग्जाम पर्पस से डिफरेंट न्यूज़पेपर को रिव्यू करने जा रहे हैं ना। एग्जाम पर्पस से जो भी न्यूज़ एनालिसिस आएगा वो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ आज इंडियन एक्सप्रेस से है, जिसमें ये बताया गया है कि 20 लाख करोड़ जो है डाला गया है, जिसमें अभी अनाउंसमेंट सारे का नहीं हुआ है। ठीक है, जो 9.7 लाख करोड़ जो पहले अनाउंसड हो चुका था, अनाउंसड अर्लियर, कल जो है 5.94 लाख करोड़ का हुआ है और अभी 4 लाख करोड़ का बाकी है। ठीक है, इस तरीके से 20 लाख करोड़ का टोटल यहाँ पे है ना। पाई चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। जो रेड कलर में 5.94 कल अनाउंस हुआ है और जो यहाँ 9.4 लाख करोड़ जो है पहले अनाउंस हो चुका था और 4.32 लाख करोड़ जो है अनाउंस होने वाला है। ये पैसा जाएगा कहाँ, तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर के बारे में बताया गया कि एमएसएमई सेक्टर में 3.7 लाख करोड़ दिया जाएगा। 75,000 करोड़ जो है एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, रियल एस्टेट में भी दिया जाएगा 40,000 करोड़, वर्कर्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और डिस्कॉम्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो भी हैं उनको दिया जाएगा इतना। तो हम यहाँ पे एमएसएमई के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि इसमें एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा एमएसएमई सेक्टर को ही दिया गया है। तो एमएसएमई सेक्टर होता क्या है ना, इसको क्यों इतना पैसा दिया गया है, क्यों इतना इसको वैल्यू दिया जा रहा है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट यही कंपनी देते हैं, एमएसएमई सेक्टर के कंपनी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई। तो ये तय कैसे होता है कि माइक्रो कौन सा इंटरप्राइज माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, तय कैसे होता है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, तो पहले का जो नियम है, इसके नियम को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, पहले का नियम और अभी का नियम है ना। कल डिफिनीसन इसका चेंज हुआ है, कल के पहले क्या डिफिनीसन था, हम पहले पुराना वाला बात कर लेते हैं। तो जितने भी सेक्टर उसको दो सेक्टर में बांटा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक यानी 0 से 25 लाख तक माइक्रो होता था, 25 लाख से 5 करोड़ तक मीडियम होता था और 5 से 10 करोड़ तक यहाँ 0 से 25 लाख तक माइक्रो होता था, 25 से 5 करोड़ तक स्मॉल होता था और 5 से 10 करोड़ तक मीडियम होता था, है ना। पहले वाले नियम के अनुसार 0 से 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात किया जा रहा है, सर्विस का नहीं। 0 से 25 लाख स्मॉल माइक्रो होता था, 25 लाख से 5 करोड़ तक स्मॉल होता था और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक मीडियम होता था, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम, 0 से 25 लाख माइक्रो, 25 लाख से 5 करोड़ स्मॉल और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक मीडियम। सर्विस सेक्टर में आ जाए तो यहाँ पे होता था 0 से 10 लाख तक माइक्रो कहलाता था, 10 लाख से 2 करोड़ तक जो है 10 लाख से 2 करोड़ तक स्मॉल कहलाता था और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक मीडियम कहलाता था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 0 से 25 लाख यहाँ माइक्रो है, यहाँ माइक्रो कितना है 0 से 10 लाख। 25 लाख से 5 करोड़ तक क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे 10 लाख से 2 करोड़ तक स्मॉल है और 5 करोड़ से 10 करोड़ यहाँ पे मीडियम होता था, यहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़ मीडियम होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पुराना डिफिनीसन था। अब नया डिफिनीसन में जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाला जो क्राइटेरिया था दो अलग अलग, उसको हटा दिया गया। अब सबके लिए सिंगल क्राइटेरिया है, एक नया जोड़ा गया है। अब किया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे। ठीक है, नया वाला क्राइटेरिया में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। टर्नओवर मतलब साल भर में कितने का ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट यदि 1 करोड़ तक है, 0 से 1 करोड़ तक है दोनों के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों के लिए, तो 0 से 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो उसको बोलते हैं माइक्रो। और एक तो नए वाले डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए। इन्वेस्टमेंट 0 से 1 करोड़ है तो माइक्रो, 1 से 10 करोड़ है तो स्मॉल, 10 से 20 करोड़ है तो मीडियम। टर्नओवर के आधार पर देखा जाए तो यदि इसका टर्नओवर 5 करोड़ है, ठीक है, तो हो जाएगा माइक्रो। टर्नओवर यदि 50 करोड़ है तो हो जाएगा स्मॉल और टर्नओवर यदि 100 करोड़ है तो हो जाएगा मीडियम। ठीक है, हम एक बार फिर से लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट का पहले देख लेते हैं। तो 0 से 1 करोड़ है तो माइक्रो, 1 से 10 करोड़ है तो स्मॉल, 10 से 20 करोड़ है तो मीडियम। अभी क्या है इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ। टर्नओवर के आधार पर यदि देखें तो 0 से लेके 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो माइक्रो, 50 करोड़ तक है मतलब कि 5 से 50 करोड़ तक है तो स्मॉल और 100 करोड़ तक है तो मीडियम।
तो ये था MSME का पुराना और नया डिफिनीसन, बांटने का किस तरीके से क्राइटेरिया है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पेज से न्यूज़ MSME सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि पुलिस अपोज प्ली सीकिंग ट्रांसफर ऑफ प्रोब इन तबलीगी केस टू NIA। तो भी दिल्ली पुलिस से केस को छीन करके NIA को दिया जा रहा है, मतलब कि अभी इसमें NIA जांच करेगी। तो इसका विरोध किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो आइए हम लोग NIA के बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूज़ से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। NIA का स्थापना हुआ था 2009 में। ठीक है, NIA का स्थापना हुआ था 2009 में। इसका काम क्या है, तो टेरर कॉम्बैट करना, यानी कॉम्बैट टेरर इसका मेन काम है, टू कॉम्बैट टेरर। ठीक है, आतंकी विरोधी काम करना NIA का मेन काम है। इसका AMHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। 2008 में जो ताज होटल पे हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद इसको बनाया गया था। NIA एक्ट आया था 2008 में और 2009 में इसको बनाया गया था। अभी YC मोदी इसके डायरेक्टर जनरल हैं, YC मोदी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट लाया गया है इसमें, 2019 में ये अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें इसके पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। क्या क्या है, तो अब क्या बोलते हैं, टेरर के अलावे और क्या क्या देखेगा, तो फेक करेंसी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ये सारे केस को भी NIA देखेगा। ठीक है, तो NIA बना था 2009 में, मुंबई हमला हुआ था 26/11 का, उसके बाद बना था। NIA 2008 के तहत आया था, NIA स्टैट्यूटरी बॉडी है, MHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। YC मोदी इसके अभी डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है राज्यसभा के बारे में। अभी 2-3 दिन से राज्यसभा न्यूज़ में है। न्यूज़ में रहने का रीज़न यही है कि अभी इसके पूरे हुए 68 साल पूरे हो गए हैं। अभी जो है पहला सेशन जब इसका हुआ था 13 मई 1952 को, तो कल 13 मई था, है ना, आज अभी 14 मई का दिन है, तो कल 13 मई था। 2 दिन से न्यूज़ में है, वेंकैया नायडू जी और राज्यसभा न्यूज़ में है। तो 13 मई को 68 साल इसके पूरे हो गए, 1952 से यदि जोड़ा जाए तो। राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इसका गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 को। सबसे पहली बार बाई कैमरलिज्म कब आया था इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल में जो है बाई कैमरलिज्म आया था, जिसमें राज्यसभा में 60 मेंबर थे और 145 मेंबर थे लोकसभा में। ठीक है, इसमें जो इलेक्शन होता था वोटिंग के आधार पर होता था, लेकिन वोटिंग सभी के लिए पॉसिबल नहीं था। जो अमीर लोग थे टैक्स देते थे या फिर उनके पास लेजिस्लेचर का एक्सपीरियंस था, वही लोग वोट देते थे। वीमेन को वोट देने का राइट नहीं था, न ही मेंबर बनने का राइट था। वुमेन को ना वोट देने का राइट था, ना मेंबर बनने का राइट था। दुनिया में सबसे पहला बाइकैमरलिज्म कहाँ आया था, तो 1787 में USA में पहली बार बाइकैमरलिज्म आया था। ठीक है, अभी दुनिया के 79 पार्लियामेंट में बाइकैमरलिज्म है, जो दुनिया का लगभग 41% कंट्री में बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, तो ये था राज्यसभा के बारे में। अभी इसका 68 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियल कहने का मतलब कि उस ऑफिस को ग्रहण करते ही, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को ग्रहण करते ही राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, उनके लिए अलग से इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है SCO मिनिस्टर से, है ना, जयशंकर डिस्कसेज कोरोना वायरस पेंडेमिक विद SCO मिनिस्टर। तो SCO न्यूज़ में था। SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO 8 कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है SCO। तो इसके बारे में एकदम शुरू से आज हम इसको पढ़ते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 26 अप्रैल, SCO का स्थापना हुआ था 26 अप्रैल 1996 को। ठीक है, लेकिन उस समय इसका नाम था संघाई 5 ग्रुप। उस समय इसका नाम था संघाई, अभी क्या है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस समय इसका नाम था संघाई 5 ग्रुप। ठीक है, तो ये कब हुआ था, संघाई 5 ग्रुप कब बना था, तो 26 अप्रैल 1996 को बना था। ठीक है, 26 अप्रैल 1996 को बना था संघाई 5 ग्रुप के नाम से। उसके बाद उस समय उसके 5 कंट्री थे। उसमें कौन कौन 5 कंट्री थे संघाई 5 वाले में, तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। पहले इसमें 5 ही कंट्री थे। छठा कंट्री ऐड हुआ था उज्बेकिस्तान। छठा कंट्री कब ऐड हुआ था, तो ये ऐड हुआ था 19 सितंबर 2003 में। 19 सितंबर 2003 में छठा कंट्री ऐड हुआ उज्बेकिस्तान, तो तब उसका नाम बदल दिया गया SCO। पहले था संघाई 5 ग्रुप, कब बना था, तो 26 अप्रैल 1996 को। ठीक है, उस समय इसमें 5 ही कंट्री थे। कौन कौन थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान। एक छठा कंट्री वो ऐड हुआ उज्बेकिस्तान, तब इसका नाम हो गया SCO। तो SCO कब नाम हुआ, तो 19 सितंबर 2003 का इसका नाम SCO हुआ था। कुल मिला के 6 देश हो गए। उसके बाद 2 देश और ऐड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसका मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान कब ऐड हुआ था, तो 9 जून 2017 को। 9 जून 2017 को SCO में इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुआ। कहाँ ऐड हुआ, तो कजाकिस्तान में इसका समिट हो रहा था, अस्ताना में। कजाकिस्तान का
कजाकिस्तान का जो है अस्ताना में इसका समिट हो रहा था, ठीक है। तो कजाकिस्तान के समिट में मतलब कि अस्ताना में, कजाकिस्तान जो कंट्री है, कजाकिस्तान कंट्री में अस्ताना, वहाँ पे समिट हो रहा था एससीओ का 9 जून 2017 को। इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हुआ इसमें। तो अब इसमें टोटल मिलाकर के 8 देश हो गए। तो एससीओ में भी कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री। इसका नाम एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है, चाइना के कैपिटल में। और इसका 2 लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, चाइनीज और रसियन। इसका 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइनीज और रसियन। तो ये था एससीओ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि 5 प्लेग्स फ्रॉम चाइना इन लास्ट 20 ईयर, इट हैज़ टू स्टॉप सेज यूएस। तो यूएस का कहना है, यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एनएसए, जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल साहब हैं, तो उसी तरह से यूएसए के जो एनएसए हैं रॉबर्ट ओब्रायन, उनका कहना है कि 20 साल में 5 तरह का प्लेग चाइना से आया है। ये 5 तरह का प्लेग कौन कौन है जो इनका एलिगेशन है चाइना के ऊपर? तो यहाँ पे 4 प्लेग का नाम लिए हैं, 5वां प्लेग के बारे में नहीं बोले। कौन कौन प्लेग के बारे में? सार्स एक बोले हैं, सार्स जो अभी कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 भी बोला जा रहा है, या SARS-2 के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो सार्स सबसे पहले बोला गया। एक एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोविड-19। तो 4 के बारे में बताया गया यहाँ पे, सार्स, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोविड-19। और 5वां के बारे में नहीं बताया गया। हालांकि 5वां के बारे में उनसे पूछा गया तो इस पर कुछ नहीं बोले, है ना। इस न्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं उसको। तो ऐसा मतलब ब्लेम लगाया गया यूएस के द्वारा चाइना के ऊपर कि 5 तरह का प्लेग 20 साल में दुनिया को दिया गया है चाइना के द्वारा, और इसको रोकना चाहिए। 4 का नाम बताया गया, सार्स, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोविड-19। और 5वां के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। तो ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं था। नेक्स्ट, एनडीबी गिव्स $1 बिलियन लोन टू इंडिया। तो हमारे पास कौन कितना लोन ले रहा है, कौन किसको दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। हमको यहाँ पढ़ना है एनडीबी के बारे में, है ना। इंडिया जो है $1 बिलियन का लोन लिया है एनडीबी से। तो एनडीबी क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी से पता चल रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, BRICS, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रिक्स बैंक क्यों बोला जाता है हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे। इसका स्थापना हुआ था जुलाई 2015 में। इसका स्थापना कब हुआ था? जुलाई 15 में, ठीक है। जुलाई 2015 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। एक एनडीबी का शुरुआत कैसे हुआ? तो हम लोग तो अभी इतना पढ़ लिए कि ब्रिक्स कंट्री के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया है? तो जुलाई 2015 में स्थापित हुआ, जुलाई 2015 में। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, संघाई में हेडक्वार्टर है। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ? तो 4th ब्रिक्स समिट हुआ था, 4था ब्रिक्स समिट हुआ था, इंडिया में हुआ था, दिल्ली में। 4th ब्रिक्स समिट हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुआ था। और 2012 का ही बात है, 2012 में 4th ब्रिक्स समिट हुआ, 2012 में 4th ब्रिक्स समिट हुआ, दिल्ली में हुआ। तो वहाँ पे इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था इसको कि एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6ठा जो ब्रिक्स समिट हुआ था, 6th ब्रिक्स समिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये हुआ था 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को जो 6th ब्रिक्स समिट हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में एक शहर है फोर्टालीजा, ब्राज़ील का एक शहर है फोर्टालीजा, ठीक है। तो इसलिए फोर्टालीजा डिक्लेरेशन बोला जाता है। तो फोर्टालीजा शहर में 6th ब्रिक्स समिट हुआ था 15 जुलाई 2014 को। वहीं पे एनडीबी से रिलेटेड एक साइन किया गया, एक पैक्ट साइन किया गया, है ना। एनडीबी के रिलेटेड पैक्ट साइन किया गया। तो इसलिए ब्रिक्स बैंक के बारे में बोला जाता है, एनडीबी के बारे में बोला जाता है कि फोर्टालीजा डिक्लेरेशन के कारण न्यूज में, मतलब कि फोर्स में आया, ठीक है। तो फोर्टालीजा डिक्लेरेशन का हुआ था 2014 में। उसके बाद फिर जो एक फाइनली कब आया? तो इसका स्थापना हुआ जुलाई 2015 में 7th ब्रिक्स समिट में, है ना। 7th ब्रिक्स समिट ये कहाँ हुआ था? तो उफा एक जगह का नाम है, UFA। उफा एक जगह का नाम है, ब्राज़ील रसिया में पड़ता है। उफा रसिया में पड़ता है। और उफा में जो है UFA, उफा में ये फाइनली फोर्स में आया, ठीक है। तो ये था एनडीबी के बारे में, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो चाइना में है, ब्रिक्स बैंक भी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे CAPF कैंटीन टू गो स्वदेशी। जैसे परसों मोदी जी के भाषण में बोला गया था कि हर चीज़, मतलब छोटे से बड़ा सामान, हर चीज़ लोकल खरीदिए। तो उसी को देखते हुए यहाँ अमित शाह जी के द्वारा, जो होम मिनिस्टर है, उनके द्वारा बोला गया कि CAPF के कैंटीन में अब हर चीज़ स्वदेशी मिलेगा, है ना, कोई भी बाहरी चीज़ नहीं मिलेगा। तो कौन कहाँ क्या मिलेगा उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग को पढ़ना है CAPF, मतलब CAPF के बारे में। तो CAPF क्या है? तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, MHA के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। और इसमें कौन कौन है? तो सबसे पहले BSF है, ठीक है, CRPF है, BSF, CRPF, CISF है, ITBP है, ठीक है, ITBP है,
एसएसबी है, एसएसबी, एनएसजी है, एनएसजी और असम राइफल है। ठीक है, इतने आते हैं सीएपीएफ में। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, पहले बीएसएफ के बारे में देखते हैं। बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। 1965 में वार हुआ था, उसके बाद बीएसएफ का स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीआरपीएफ पे। सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 1939 को, लेकिन उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, तो इसका नाम बदला गया कब? तो इसका नाम बदला गया 28 दिसंबर 1949 को। ठीक है, तब उसका नाम किया गया सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आज़ादी के बाद। ठीक है, आज़ादी के पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, 27 जुलाई 1939 को बनाया गया था। नेक्स्ट है सीआईएसएफ। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को, लेकिन उस समय आर्म्ड फोर्स नहीं था, उस समय इसके पास हथियार नहीं हुआ करता था, आर्म्ड फोर्स नहीं था। आर्म्ड फोर्स कब बनाया गया? तो 15 जून 1983 को इसको आर्म्ड फोर्स बनाया गया। ठीक है, तो 1983 में सीआईएसएफ का स्थापना किया गया। सीआईएसएफ का काम क्या है? तो जितने भी हमारे डैम हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, एयरपोर्ट हैं, सीपोर्ट हैं, ये सब का गार्ड करता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीबीपी। आईटीबीपी का स्थापना कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1962 में आईटीबीपी का स्थापना किया गया था। जब चाइना से वार हुआ था उसके बाद इसका स्थापना किया गया था। जितना भी सीआरपीएफ है कोई ना कोई लिंक है उसके बाद ही स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एनएसजी। एनएसजी का स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 1984 को। ये क्यों हुआ था? तो इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया था, उसके बाद एनएसजी का स्थापना किया गया था कि ऐसा फोर्स होना चाहिए जो सिर्फ पीएम को गार्ड करे या फिर जो वीआईपी पर्सन है उसको गार्ड करे। एसएसबी फिर है, एसएसबी का स्थापना किया गया था 1963 में। ठीक है, और इसके पहले जो है जब ये 1963 में स्थापित किया गया था तो उस समय इसका काम था रॉ, जो हमारा रॉ है, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, इंडिया की तरफ से जो रॉ है उसको हेल्प करने के लिए बनाया गया था। उस समय एसएसबी का फुल फॉर्म होता था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। उस समय क्या होता था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। लेकिन बाद में 2001 में इसका नाम बदल के कर दिया सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो एसएसबी का स्थापना 2001 में हुआ। 1963 में जो हुआ था उसका अलग काम था, अलग नाम था, उसी का नाम बदल कर 2001 में किया गया एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट है असम राइफल के बारे में। असम राइफल ये सबसे पुराना है, याद रखिएगा, इसमें सबसे पुराना 1835 में ही इसका स्थापना हुआ है। सबसे बड़ा सीआरपीएफ है और सबसे पुराना असम राइफल है। ठीक है, तो असम राइफल का स्थापना हुआ था 1835 में। इसका बहुत बार नाम चेंज हुआ, हम एक बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका नाम हुआ 1835 में जब बनाया गया था तो उस समय इसका नाम रखा गया चाचर लेवी, है ना, पता नहीं कौन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका बस यही नाम था चाचर, CHAR और लेवी LEVY। ठीक है, ये बना था 1835 में असम राइफल। ठीक है, उसके बाद 1835 के बाद इसका नाम बदला गया 1883 में, 1883 में। उस समय इसका नाम रखा गया असम फ्रंटियर पुलिस। उस समय इसका नाम रखा गया असम फ्रंटियर पुलिस। फिर नाम बदला गया 1891 में, इसका नाम रखा गया असम मिलिट्री पुलिस। उसके बाद इसका नाम रखा गया असम मिलिट्री पुलिस। फिर नाम बदला गया 1913 में, इसका नाम रखा गया ईस्टर्न बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस। ठीक है, 1891 में था असम मिलिट्री पुलिस, 1993 में हो गया, 1913 में हो गया ईस्टर्न बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस। फाइनली 1917 में 1917 में इसका नाम रखा गया असम राइफल, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो असम राइफल तो सबसे पुराना असम राइफल और सबसे बड़ा जो है सीआरपीएफ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये था सीआरपीएफ के बारे में हम लोग आज सब कुछ पढ़ लिए यहाँ पे। नेक्स्ट है कि पीआईएल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पीआईएल क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से आप चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट में, पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं बल्कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। ठीक है, तो इसका शुरुआत कैसे हुआ था? तो हालांकि लिया गया है यूएसए से, है ना, याद रखिएगा, इंडिया पीआईएल यूएसए से लिया गया है। इसका शुरुआत 1976 में हुआ था। इसका शुरुआत 1976 में हुआ था। इससे रिलेटेड जो सबसे पहले जज हैं, है ना, जो ऐसा कुछ लाने के बारे में सोचे, उनका नाम है UR कृष्णा अय्यर, है ना, उनका नाम था कृष्णा अय्यर, बस इतना याद रख लीजिए, कृष्णा अय्यर। ठीक है, कृष्णा अय्यर के द्वारा 1976 में ऐसा कुछ सोचा गया था। लेकिन एक और इसमें बहुत फेमस नाम है जिनका नाम है PN भगवती। तो दो नाम याद रखिएगा, PN भगवती और UR कृष्णा अय्यर, इनके द्वारा लाया गया था पीआईएल 1976 में, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसके लिए इंडिया में कौन सा आर्टिकल इंस्पायर करता है ऐसा कानून लाने के लिए, मतलब कि इस तरह का काम करने के लिए? तो आर्टिकल 39A में फ्री एंड लीगल एड के बारे में बात किया गया।
तो उसी से प्रेरित है PIL, ठीक है। तो PIL से रिलेटेड पहला केस कौन था, तो पहला केस का नाम था हुसैन आरा या हुसैन आरा पढ़ सकते हैं, और हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। पहला केस PIL से जो था हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। हुआ क्या था कि हुसैन आरा खातून जो है लगभग 40,000 प्रिजनर यानी कि जेल कैदी की तरफ से कोर्ट में केस की थी कि उनको अच्छे से खाना नहीं मिलता है, बेटर फैसिलिटी वहाँ नहीं मिलता है, इसलिए कोर्ट में गया था। तो इतने सारे केस को एक साथ हैंडल किया गया, ठीक है। तो देखा है कि हुसैन आरा खातून सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही है बल्कि 40,000 प्रिजनर के लिए लड़ रही है जो जेल में है, ठीक है। तो ये पहला केस था PIL का, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, याद रखिएगा। 1976 में इंडिया में आया था। PN भगवती और कृष्णा अय्यर USA से लिया गया। ये PIL के बारे में था एवरीथिंग। नेक्स्ट है पोलावरम वर्क हिट्स एज माइग्रेंट वर्कर लीव। पोलावरम वर्क्स है ना, पोलावरम क्या है, तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट है, मतलब काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया, इसको जो है नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। तो नेशनल प्रोजेक्ट देने से क्या फ़ायदा होता है, कोई भी हर कोई चाहता है कि हमारे प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया जाए। तो उससे होता क्या है कि 90% जो खर्च होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% उस स्टेट गवर्नमेंट देती है जिसमें वो प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा इसको मिल चुका है, यानी कि इसका जो भी खर्च होगा 90% सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अब किसी को भी नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे लास्ट जो नेशनल प्रोजेक्ट है ना, द लास्ट नेशनल प्रोजेक्ट या नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट वो पोलावरम प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है। कौन से रिवर पे है, तो गोदावरी रिवर पे है। कौन से रिवर पे है, गोदावरी रिवर पे है, ठीक है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर सबसे लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस मिलने से क्या होता है, 90% जो खर्च है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्टार्टिंग होता है 2004 में, ठीक है। ये हमेशा न्यूज़ में क्यों रहता है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट में जो कुछ हिस्सा है एक नेशनल पार्क में आता है जिसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। तो पोलावरम प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा पापीकोंडा नेशनल पार्क में आता है, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है। गोदावरी नदी पे है, नेशनल प्रोजेक्ट है, और 2004 में बनना स्टार्ट हुआ था, अभी तक नहीं बना है। हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का, गोदावरी रिवर को दक्षिण का गंगा भी बोला जाता है, साउथ का गंगा बोला जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर। ये गोदावरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो गोदावरी स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहीं से स्टार्ट होती है। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी स्टार्ट होती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन कौन स्टेट से फ्लो करती है, तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 स्टेट से फ्लो करती है। गोदावरी नदी 4 स्टेट से फ्लो करती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तो प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, बेनगंगा, है ना, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी था गोदावरी नदी के बारे में। तो हम लोग गोदावरी नदी और पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि आर्मी प्रोपोजेज 3 ईयर स्टिंट फॉर सिविलियंस। तो यहाँ पे ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि यदि जो लोग आर्मी में कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आर्मी की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। 3 साल तक आप आर्मी में सर्विस दे सकते हैं। हालांकि उसके लिए कोई शर्त में ढील नहीं दी जाएगी, उसके लिए जो भी फिटनेस या फिर जो भी मेडिकल लेवल सब कुछ आर्मी वाला ही चाहिए। आप बस टेम्पोररी नहीं, परमानेंट नहीं रहेंगे, 3 साल के लिए रहेंगे। और आप हर लेवल पे इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, सोल्जर के लेवल पर भी और ऑफिसर के लेवल पर भी, ठीक है। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा गया, बस अभी ये ड्राफ्ट फेज में है, ठीक है। इसमें आप हर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें पैसा ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए लिखा है नो डाइल्यूशन ऑफ क्राइटेरिया इन सिलेक्शन, ठीक है। रीज़न क्या है, ऐसा लाने का रीज़न क्या है उसके पीछे, तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कुछ लोग आर्मी की वर्दी पहनना चाहते हैं लेकिन आर्मी बनना नहीं चाहते, तो उनके लिए सबसे बड़ा मौका है, सुनहरा मौका होगा। कॉस्ट फैक्टर, मतलब कि आर्मी जैसे जो परमानेंट आर्मी जब बनता है तो उसके लिए कई सारा कॉस्ट फैक्टर होता है, जैसे उसको पेंशन देना पड़ता है और भी कई तरह की सुविधा देना पड़ता है ना। ट्रेनिंग का खर्चा ज़्यादा आता है, सर्विस मैन का स्टेटस देना पड़ता है, फिर एक सर्विस मैन होने पे उसको पेंशन देना पड़ता है, और भी उसको मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी और भी कई तरह का फैसिलिटी देना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं अलाउंस, ग्रेट्युटी, प्रोपोज सर्विस पैकेज, है ना, ये सब देना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को, मतलब जो भी टेम्पोररी जाएंगे उनको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये वॉलेंट्री होगा, जैसे बहुत सारे कंट्री में नीडेड है कि कन्फर्म है कि आपको इतना साल रिक्वायर्ड जॉब है, मतलब कि आर्मी में आपको उतना साल सर्विस देना ही है। जैसे इजराइल है तो वहाँ पे मिलिट्री में आपको सर्विस देना ही है ना। तो ये वॉलेंट्री बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि हर किसी को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। इसका बहुत सारा एडवांटेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहला बात तो बेरोज़गारी थोड़ा कम होगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा दूर होगा।
और उसके अलावा फिर आर्मी को थोड़ा कॉस्ट कम आएगा तो मॉडर्नाइज करने में उससे मदद मिलेगा, लोगों का शौक पूरा होगा, सबसे बड़ा बात तो ये होगा, है ना। अभी भी एक इस तरह का आर्मी एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं। टेरिटोरियल आर्मी इससे थोड़ा डिफरेंट है। टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ उसी तरीके से है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि यदि कोई आदमी को परमानेंट जब जॉब परमानेंट हो, उसको वो कोई परमानेंट जॉब करता हो, ठीक है, जैसे बैंक में जॉब करता हो या फिर टीचर के रूप में जॉब करता हो और भी किसी तरीके में जॉब करता हो, लेकिन परमानेंट जॉब करता हो, उसका जॉब टेम्पोररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट जॉब करता हो तो टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, वो टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। तो जो टेरिटोरियल आर्मी करती क्या है, तो जब ये आर्मी जो है, जैसे अब देखते हो कि देश के अंदर वाले हिस्से में बहुत जगह कैंप में ऐसे आर्मी शिफ्ट होती है ना, जैसे देश के अंदर हिस्से में, जैसे अब बहुत सारे शहर में देखते होंगे कैंट बना रहता है आर्मी का, है ना, देश के अंदर, वहाँ पे आर्मी के कुछ टुकड़ी वहाँ पे रहते हैं, कुछ बटालियन वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब देश में लड़ाई छिड़ जाता है दूसरे कंट्री से, तो ये आर्मी तो बॉर्डर पे चली जाती है, तो उस कैंप को कौन देखभाल करेगा, फिर कुछ ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसका शॉर्टेज हो जाता है आदमी के लिए। तो टेरिटोरियल आर्मी एक तरह से बैकअप के रूप में काम करता है। जब ये लोग बॉर्डर पे जाते हैं तो फिर इसका जगह ले लेता है उतने दिन के लिए, फिर बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जो भी टेरिटोरियल आर्मी के मेंबर थे अपने अपने काम पे लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके टेरिटोरियल आर्मी के लिए कंडीशन है कि आपके पास एक परमानेंट जॉब होना ज़रूरी है। अभी जो राजस्थान में डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, वो भी टेरिटोरियल आर्मी के मेंबर हैं, आप उनके प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं, ट्विटर पे या फिर कहीं भी। और भी कई बड़े बड़े नेता लोग भी टेरिटोरियल आर्मी के मेंबर हैं, ठीक है। तो पहले से इस तरह की एक आर्मी थी, लेकिन ये टेरिटोरियल आर्मी से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दो न्यूज़ है यहाँ पे, एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट न्यू चीफ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक नया चीफ मिला जिसका नाम है भगवती, है ना, सॉरी विद्यावती भी विद्यावती। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था, ASI का स्थापना हुआ था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। तो इसके बारे में क्या पढ़े, 1861 में इसका हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, ठीक है। और इसको एक नया चीफ अभी मिला है ASI को, जिसका नाम है भी विद्यावती। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि नेपाल कैन लेट इंडिया यूज लिंक रोड ओली। KP शर्मा ओली का यहाँ पे कहना है, जैसे अभी आप काला पानी डिस्प्यूट के बारे में सुने होंगे, उसके बाद अभी डिस्प्यूट हुआ, तो इसके लिए एक ट्रीटी यहाँ पे मेंशन्ड है। हम ट्रीटी के बारे में बताते हैं। उसका ट्रीटी का नाम है सुगौली ट्रीटी या सुगौली का संधि, जिसको हिंदी बोला जाता है। तो याद रखिएगा सुगौली का संधि किसके किसके बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये साइन कब हुआ था सुगौली का संधि, तो 2 दिसंबर 1815 को ये साइन हुआ था और 4 मार्च 1816 के रेटिफाई हुआ था। रेटिफाई मतलब कि अपने अपने संसद में दोनों देश जा करके उसको पास करवाए थे, यानी कि बोल सकते हैं कि 4 मार्च 1816 के बाद से यह इफेक्ट में आया था। सुगौली का संधि 4 मार्च 1816 के बाद से इफेक्ट में आया था। किसके किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज़ का शासन था, और किंग ऑफ नेपाल, नेपाल के राजा के बीच में सुगौली का संधि हुआ था, ठीक है। उस समय नेपाल के राजा कौन थे, तो गुरु गजराज मिश्रा नेपाल के राजा थे। और उसके पहले एक लड़ाई हुआ था जिसका नाम था एंग्लो नेपाल वार। एक एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 1816 तक, ठीक है। 1814-16 तक एंग्लो नेपाल वार हुआ था। उसी के तहत सुगौली का संधि हुआ था। 4 मार्च 1816 को रेटिफाई हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में। उस समय नेपाल के राजा थे गुरु गजराज मिश्रा। उस समय तय किया था जो काली रिवर है ना, जैसे उत्तराखंड यहाँ पे है, ये मान लीजिए उत्तराखंड है, यूपी है और ये नेपाल ऐसे है ना, तो यहाँ पे काली रिवर इंडिया और नेपाल का बाउंड्री होगा। तो चूँकि हुआ क्या है कि काली रिवर अपना रास्ता बदल लिए, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ से फ्लो करती थी, अब ऐसे फ्लो करने लगी है। तो इंडिया इस वाले लाइन को बोलता है कि बाउंड्री है और नेपाल इस वाले लाइन को बाउंड्री बोलता है। बस इतना ज़मीन के लिए लड़ाई है, ठीक है। तो अभी जो इंडिया क्लेम करता है वो उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है काला पानी, और वो नेपाल बोलता है कि हमारा टेरिटरी है, ठीक है। तो अभी एक लिपुलेख पास से होते हुए, लिपुलेख पास से होते हुए एक रोड बनाया गया था कैलाश मानसरोवर तक के लिए, लिंक रोड बनाया गया था। तो उसी पे एक नेपाल का स्टेटमेंट आया था कि ये जो है लिपुलेख पास का साउदर्न हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है, तो आप इस पे रोड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में और सुगौली की संधि के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि स्टॉप फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज। तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी कुछ दिन के लिए जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है उसको रोक दिया जाए। कुछ लोग कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा दोहन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉडी मेंशन, एक है NTCA और एक मेंशन है यहाँ पे NWBL, ठीक है। हम दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आइए NTCA के बारे में पढ़ते हैं। NTCA का स्थापना हुआ था दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में स्थापित किया था NTCA को। एक टाइगर टास्क फोर्स है ना, एक टाइगर टास्क फोर्स गठित किया गया था
टाइगर टास्क फोर्स गठित किया गया था, उसी के रिकमेंडेशन पे एनटीसीए का स्थापना हुआ था 2005 में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी है तो कौन से एक्ट के तहत आया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एनटीसीए बनाया गया टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे 2005 में, दिसंबर 2005 में। ठीक है, तो एनटीसीए स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्टर एनटीसीए के चेयरमैन होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। हम लोग NBWL के बारे में पढ़ लेते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये कब बनाया गया था, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही आया था। ये भी उसी एक्ट के तहत आया है। और ये एडवाइजरी बॉडी है, कम्प्लीटली एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी है, और इसके चेयरमैन पीएम होते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, हमको यही बताने का टारगेट था कि इसके चेयरमैन पीएम होते हैं और इसके चेयरमैन इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बाघ को देखता है, पूरे वाइल्ड लाइफ को देखता है। ठीक है, ये एनटीसीए जो है सिर्फ और सिर्फ बाघ को देखता है, पूरे वाइल्ड लाइफ को देखता है। ठीक है, तो ये था एनटीसीए और NWBL के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का न्यूज एनालिसिस समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।